हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जैसे कि भारत के अंदर एक सबसे बड़े पर्व के रूप में हम इस चीज को देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसको कुंडली के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन क्या दशा फैक्टर काम कर रही है जो कि ये इवेंट हो पा रही है। पॉलिटिकली इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली तो किसी भी दिन चीजों को डिसाइड किया जा सकता था। ना ही आज के दिन को मैं किसी मुहूर्त से जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुहूर्त तो कई बार आगे पीछे मिल जाते हैं। हमें सिर्फ दशा के फैक्टर को समझते हुए चलना है कि व्यक्ति या कभी किसी भी देश की दशाएं जैसी होंगी वैसा प्रभाव जीवन के अंदर, लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि कुंडलियां कुछ भी हों, जब दशाएं सही होती हैं तो वही कुंडलियां आपको राजयोग दिखाने लगती हैं, और जब वही कुंडली में दशाएं गलत होती हैं तो राजयोग से भरी हुई कुंडली भी हमें एक रंक योग दिखा देती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे भारत की कुंडली है। इस कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो लगन के अंदर राहुदेव की मौजूदगी है, सप्तम में हमारे पास केतु की मौजूदगी है। ठीक, इसके बाद सेकंड हाउस हमारा जो है वो मंगल है वहां पर बैठे हुए, और तीसरा भाव जो है भारत का वो सबसे ज्यादा भरा हुआ है। यहाँ पे दो चीजें खड़ी होती है, एक लगन कुंडली बलवान या चंद्र कुंडली बलवान। अब देखिए चंद्र कुंडली के अंदर अगर हम बात करेंगे, चंद्र कुंडली मतलब चंद्रमा जहां बैठते हैं उसको भी एक अलग से हम लगन कुंडली की तरह से देखते हैं। तो भारत की जो चंद्र और सूर्य कुंडली है उसको अगर हम देखें, उसमें ज्यादातर ग्रह केंद्र में बैठे हुए नजर आते हैं। विश्लेषण जो होगा वो दोनों ही तरफ से, लगन कुंडली क्योंकि एक अहम कुंडली है जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मटेरियलिस्टिक फिजिकल बॉडीज को दर्शाती है। चंद्र कुंडली जो है वो कहीं ना कहीं हमारे मनोस्थितियों को दर्शाती नजर आती है। तो सबसे पहले लगन कुंडली को केंद्रित करते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से ग्रह जो हैं वो शुभ हैं, कौन से ग्रह जो हैं वो अड़चने दे सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहां पर जब कभी भी वृषभ लगन बन के आता है तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड बन जाते हैं शुक्र, जो कि कहीं ना कहीं एक सपोर्टर प्लैनेट हमेशा रहते हैं। शुक्र को यहाँ पे न्यूट्रल मानते हैं, क्यों? क्योंकि छठे भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं शुक्र वैसे न्यूट्रल है, लेकिन लग्नेश होने के कारण 90% पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। दूसरा, इस कुंडली के अंदर सेकंड जो कि पावरफुल प्लैनेट काउंट होता है वो हो जाता है आपका बुध, क्योंकि बुध जो है वो पंचम में अपनी मूल त्रिकोण राशि रखते हुए सेकंड हाउस में अपनी एक राशि रखते हैं। पंचमेश होने के कारण ये सेकंड पावरफुल प्लैनेट है जो कि वृषभ लगन के लिए देखा जाता है। इसके बाद सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट्स के तौर पे अगर हम वृषभ लगन में किसी को देखते हैं तो वो होता है शनि, जो कि 10th हाउस और 9th हाउस के स्वामी होते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे प्रबल हैं, एक प्रबल केंद्र है, दूसरा प्रबल त्रिकोण है। तो अगर हम कोई भी वृषभ लगन की कुंडली देखते हैं वहां पे हमें समझ में आता है कि जो कोर प्लैनेट्स हैं वो हैं शनि, फिर बुध और शुक्र। ये तीन या इन तीन में से किन्हीं भी दो की दशाएं हमें मिल रही हैं तो वो काफी बेहतर समय कहा जा सकता है। अब चंद्र कुंडली सूर्य कुंडली के लिहाज से भी एक बार स्थिति को देख लीजिए। चंद्र कुंडली सूर्य कुंडली जो है वो मनोस्थिति को दर्शाएगी। मनोस्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा पहला पॉजिटिव प्लैनेट होता है। दूसरा पॉजिटिव प्लैनेट जो यहाँ पे बनता है वो बन जाता है मंगल, क्योंकि उसके पास केंद्र त्रिकोण का दोनों का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पोजीशन आता है। तो यदि कर्क लगन की कुंडली बन रही है तो वहां पे हम मानते हैं चंद्रमा और मंगल ये दोनों ज्यादा पॉजिटिव हैं। गुरु का जो रोल है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि दे देंगे और उनकी एक राशि नवम में आएगी जो कि मूल त्रिकोण नहीं है, इसलिए गुरु को यहाँ पे हम तीसरे पोजीशन पे रख के देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई कि अगर हमें मटेरियली देखना है तो हमारे को इंपॉर्टेंट है कि हमें शुक्र का प्रभाव दिखाई दे, बुध का प्रभाव दिखाई दे, और यदि हम इमोशनल साइड से, मनोस्थिति से देखना चाहते हैं तो हमें चंद्रमा का साथ चाहिए, हमें मंगल का साथ चाहिए। गुरु का सपोर्ट मिलता है तो अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा, कर्क लगन है, शनि का सपोर्ट, कर्क चंद्र राशि का लगन है, तो जब चंद्र राशि का लगन है तो वहां पे शनि अगर सपोर्ट करेगा तो वो थोड़ा दुख दिखा देगा। वृषभ लगन के लिहाज से शनि देखेंगे तो ज्यादा पॉजिटिव दिखा देगा। ये दोनों चीजें थोड़ी है ना, ये मिक्सअप होने वाली है, इसको समझिएगा। कई बार क्या होता है, किसी एक की उन्नति से किसी दूसरे का मन दुखी होने लगता है। इस कारण से चंद्र कुंडली अलग जा रही हो और लगन कुंडली अलग जा रही हो तो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो रही होगी, लेकिन अगर चंद्र कुंडली अलग जाएगी तो मनोस्थितियां बदल जाएंगी। अब देखिए दशा के अंदर जब हम जाते हैं तो हम सबसे पहले लगन कुंडली को ही ध्यान में रखते हुए दशा की चर्चा करते हैं कि क्या दशा इस समय है तो भारत इस स्थिति को हासिल कर पा रहा है। देखिए सबसे पहले महादशा जो है वो चंद्रमा की है। चंद्रमा इस कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी है, यानी कि पराक्रम भाव का स्वामी है। आज देश एक प्रकार से अपने आप को अलग ही उत्साह, अलग ही एक उमंग,
अलग ही एक पराक्रम के साथ अपने आप को देख रहा है। दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश होगा जिसके अपने देवता की कोई भी पद चिन्ह या कोई भी एक अलग सी पहचान भारत के अलावा पूरी दुनिया को दिखाई देगी। इसके अलावा इसके पहले ईसाइयों ने अपनी जगहों को बना के रखा हुआ है, मुस्लिमों ने अपनी जगहों को बना के रखा हुआ है, बट हिंदुओं के राष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो ये पहला ऐसा क्षण होगा जहां हम इक्विवेलेंट खड़े हो जाएंगे दो लोगों के बराबर। ठीक, पहली कंडीशन, यानी कि अब हमारा जो लेवल ऑफ पराक्रम है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। सबके समतुल्य बराबर में आके खड़े होने की एक पहचान है, एक कोशिश है। ये इस तरीके से समझ लीजिए कि दो लोगों के पास अगर कोई 2 डिग्रियां होती हैं और आपके पास नहीं होती तो आप अपने आप को पीछे मानते हो। उसी तरीके से ये मनोस्थिति का एक खेल है। इस मनोस्थिति में जब हम सबके बराबर पे आके खड़े हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी वैल्यू भी दूसरों की नजरों में अपने आप बढ़ जाएगी। तो पहला तीसरे भाव का स्वामी है, जो कि चंद्र कुंडली से देखा जाए तो वहीं का स्वामी है। तो जो मनोस्थिति है उसके लिहाज से और भारत के पराक्रम बल के हिसाब से चंद्रमा की महादशा सपोर्ट दे रही है। तीसरे का स्वामी हमेशा कुंडली के अंदर जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं वैसे वैसे पॉजिटिव काम करता है। 3, 6, अगर 10वें में कोई ग्रह बैठा हो तो 10वां और 11वां, ये 4 भाव जो हैं कि जब हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनके प्रभाव पॉजिटिवली बढ़ना शुरू होते हैं। ठीक है, उपचय भाव होते हैं, तो चंद्रमा उपचय भाव का स्वामी होकर हमें समर्थन देगा, पहली चीज। दूसरी चीज अंतरदशा, जिसका प्रभाव जो है जीवन में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो अंतरदशा जो है वो शुक्र की है। शुक्र इस कुंडली में फर्स्ट हाउस लॉर्ड यानी कि लग्नेश है, यानी कि कहीं ना कहीं जो भी चीज आ रही है अब वो भारत की छवि के साथ बिल्कुल जुड़ के चल रही है। लेकिन इसको नहीं भूलना है कि शुक्र 10% तक छठे भाव का स्वामी है, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अड़चन, शत्रुता, बाधाएं देने की भी कोशिश करेगा। मिक्सअप हो जाएंगी चीजें, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखें तो जो निचले स्तर पे, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है, 2024 के अंदर हम देखें तो जनवरी से मंगल का प्रभाव है। मंगल हमारी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव का स्वामी जो है वो अपने नेचर को छोड़ता है, सप्तम को पकड़ेगा। एक कठोर ग्रह होकर अगर ग्रह केंद्र का स्वामी बन जाए तो अपनी कठोरता छोड़ देगा। तो मंगल यहाँ पे एक तरीके से अगर लगन कुंडली के लिहाज से देखें तो वो अपनी कठोरता तो छोड़ रहा है, ठीक है, शत्रुता तो छोड़ रहा है। लेकिन दूसरी एक प्रॉब्लम इसके साथ क्या जुड़ी हुई है, वो है केतु की मौजूदगी इसके अंदर बनी हुई है, जो कि किसी दूसरे धर्म के प्रभाव को इसके ऊपर अपना असर दिखाने को छोड़ेगा। ठीक है, केतु को हम बेसिकली ईसाई धर्म से जोड़कर देखते हैं। तो उसका प्रभाव क्योंकि भारत की कुंडली में सप्तम भाव पर मंगल के ऊपर बैठा है, इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर भारत के अंदर केतु से जुड़े हुए लोगों ने भारत पर राज करके उसकी छवि, उसकी जो एक ताकत है, सप्तम क्या है, दुनिया को खुद को दिखाने की ताकत, उसे दबाए रखा था। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को ब्रेक करेगा मंगल, उस पर्टिकुलर चीज को ब्रेक करेगा मंगल, वो भी 8 नंबर की राशि है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम और थोड़ा सा निचले स्तर पे चलें, क्योंकि आज की तारीख जब ये हो रहा है तो हमारे पास बुध की ताकत होगी। बुध 19 जनवरी से लेकर तकरीबन 23 जनवरी तक कार्य कर रहे थे। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको पहले दशाओं में जैसे बोला था कि हम देखें दो चीजें कैसे मिक्स हो रही हैं, एक तरफ चंद्रमा, एक तरफ मंगल। मनोस्थिति के लिए चंद्रमा और मंगल ये दोनों पॉजिटिव साइन पर हैं। दूसरे तरफ पे जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है यानी कि लगन, उसके लिहाज से शुक्र और बुध ये दोनों पॉजिटिव साइड पर है। निचले स्तर पे आजकल में जब हम चर्चाएं देखेंगे तो उस जगहों पर कहीं ना कहीं या तो राहु या तो गुरु की बात होगी। अगर राहु को लगा के देखते हैं तो जन्म कुंडली में राहु की मौजूदगी शुक्र के हवाले थी, जो कि अगेन शुक्र के पलड़े को भारी कर देगी। शुक्र का पलड़ा भारी होने से कहीं ना कहीं ये चीज आज मटेरियलाइज होती हुई नजर आती है। अब देखिए आज की जो गोचर कुंडली ट्रांजिट बन रहा है उसमें क्या परिस्थितियां अवमन देखने को मिलती है। तो जब हम आज की कुंडली को बनाते हैं, आज की कुंडली में ये सारी दशाओं के स्वामियों को देखें, चंद्रमा सबसे पहले उच्च राशि अवस्था में आकर लगन पे बैठा हुआ है, तो प्रभाव क्या हो रहा है, पूरा देश का साहस पराक्रम, देश की एक नई पहचान को लेकर बनता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा मन का स्वामी है, लोग मन से ज्यादातर खुश नजर आ रहे हैं। ठीक है, पहली कंडीशन महादशा का स्वामी। दूसरी कंडीशन देखिए, शुक्र बुध मंगल ये कॉम्बिनेशन एक साथ काम कर रहा है। राजयोग के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो बुध यहाँ पे पंचम का स्वामी होते हुए फर्स्ट हाउस लॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। बुध यहाँ पे
पंचम त्रिकोण का स्वामी होकर सप्तम के स्वामी को जोड़ रहा है, मंगल को जोड़ रहा है। इसको हम फिर से कहेंगे एक प्रकार से राजयोग बन रहा है। दोनों राजयोग अष्टम में बन रहे हैं। अष्टम जो होता है वो कहीं ना कहीं एक बदलाव को, गहरी सोच को, कुछ चीजों को परिवर्तित करने को दिखाता है। तो यहां से ये कॉम्बिनेशन भारत के अंदर एक नए परिवर्तन, एक नए युग का आगाज करता हुआ नजर आएगा। अब इसमें दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए, अगर कुंडली के अंदर छठे भाव का स्वामी और 12वें भाव का या अष्टम भाव का स्वामी आपस में जुड़ जाए तो विपरीत राजयोग की भी परिस्थिति पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पर मंगल जो है वो 12वें का स्वामी है, शुक्र छठे का स्वामी है। इन दोनों का जो योग है इसे हम कहते हैं विपरीत राजयोग, जिसमें शुक्र थोड़ा सा विचलित होगा। लेकिन एक बात और समझिए, मंगल और गुरु के बीच में परिवर्तन योग काम कर रहा है, जिसके कारण से क्या होगा, अष्टम भाव में शुक्र गुरु और बुध का प्रभाव आ जाएगा। शुक्र गुरु और बुध का अगर कॉम्बिनेशन परिवर्तन योग से बनता है तो ऐसे स्थिति में इस कुंडली में लग्नेश को लाभेश का साथ मिल रहा है और साथ ही साथ पंचमेश का साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से एक पावरफुल पोजीशन चार्ट क्रिएट कर रहा है। इवन दो कि ये अष्टम में हो रहा है, लेकिन जब कभी भी विपरीत राजयोग की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो वो कहीं ना कहीं अचानक से किसी बड़े रिजल्ट्स को दिखाने की कोशिश करती है। तो जब हम दशाओं पे एक बार फिर से आके देखें तो दशा के लिहाज से हम देखते हैं चंद्रमा की महादशा थी, चंद्रमा लगन के अंदर मौजूद थे, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने देखी कि चंद्रमा के बाद सेकंड पोजीशन थी शुक्र की। शुक्र जो है वो एक प्रकार से विपरीत राजयोग की स्थिति पैदा करने में सक्षम है 2025 के मार्च तक में। इस समय क्योंकि यहां बैठे हैं इसलिए परिस्थिति बन रही है। इसके बाद जो तीसरे लेवल की हमारे पास दशा काम करती हुई नजर आती है वो है हमारे पास मंगल की दशा, वो भी कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग में हमें मदद दे रही है। नेक्स्ट कम जो है वो है हमारे पास हमारे बुध की दशा, और बुध जो है वो भी अष्टम में है। ज्यादातर ये तीन बड़े ग्रह जो है अष्टम में, अष्टम का मतलब जैसे मैंने कई बार बताया है ये कहीं ना कहीं आध्यात्म की शक्तियों को बढ़ाता है। नौवां ज्ञान है, अष्टम अध्यात्म है। इस समय अगर हम देखें तो पूरा भारत जो है वो आध्यात्म की शक्तियों के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप कहीं पर भी देखेंगे सब जगह इस पर्टिकुलर चीज के लिए आप भक्तिमय वातावरण देखेंगे। कहीं पर भी आपको कोई हुल्लड़ वाले फालतू के गाने जो है ना, अमेरिकन कल्चर के गाने सुनाई नहीं दे रहे। अभी आप कहीं पर भी देखेंगे 90% आपको जो गाने, जो ध्वनियां मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं भक्तिमय वाली ध्वनियां मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि योग इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि ज्यादातर जो है भारत के इस समय के ग्रह, तीन प्रमुख ग्रह अष्टम में, बल्कि तीन क्या चार समझ लीजिए, गुरु की भी मौजूदगी, इनका प्रभाव हमें अष्टम में दिख रहा है। मीडिया बजा रहा हो, जनता खुद बजा रही हो, कोई भी बजा रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दशा जैसी चल रही है प्रभाव वैसा चल रहा है। दशा आई कोविड की, प्रभाव हो गया कोविड का। दशा आई की आध्यात्मिक चीजों का बजने का, तो आध्यात्मिक चीजें बज रही हैं। जब जैसी दशा वैसा प्रभाव। तो यहां तक तो हमने पहले चीजों को समझा कि दशा के लिहाज से अगर हम देख रहे हैं तो चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती नजर आती हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर दो प्रबल ग्रह कौन कौन से, शुक्र और बुध, ये एक केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का संबंध स्ट्रांग हो रहा है। दूसरी चीज अब देखिएगा, अगर चंद्र कुंडली के लिहाज से देखा जाए तो यहां पर दो चीजें मनोस्थितियों में देखिएगा क्या बन रही है। मनोस्थिति के लिहाज से भी देखें, चंद्र कुंडली के लिहाज से भी देखें तो पहली कंडीशन, चंद्र कुंडली में जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है वो उच्च हो रहा है, ठीक है। किसमें? 11वें भाव में जाकर उत्साह के भाव के साथ उत्साहित हो रहा है। चाहतों का भाव 11वां है, उससे जुड़कर और भी नई चाहतों को पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कुंडली के अंदर भाग्य भाव का स्वामी होकर, लेकिन साथ ही साथ कहां का, आपके छठे भाव का स्वामी होकर गुरु ये बैठा हुआ है दसम में। छठे का भाव का स्वामी अगर दसम में बैठा है तो उसमें बल प्रदान होने के कारण कुछ लोगों के अंदर युद्ध, एक नफरत की भावना भी बन जाती है। लेकिन गुरु की मंगल से परिवर्तन करने की स्थिति के कारण इस दसम भाव में मंगल की मौजूदगी बलवान हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं मंगल एक स्ट्रेंथ के साथ, मनोस्थिति के साथ, क्योंकि चंद्र कुंडली को दिखा रहा हूं, मनोस्थिति के साथ काफी स्ट्रांगली खड़ा हो जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। देश के अंदर की मनोस्थिति को अगर हम समझें तो मुश्किल से 5% के लोग जो कि प्रभावित हो रहे हैं, कौन से लोग हैं? वो है राहु, यानी कि छिपे हुए जो लोग हैं जिनको राजनीति करनी है, सिर्फ वो दुखी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे गुरु का मंगल से परिवर्तन चंद्र कुंडली के अंदर भी गुरु को न्यूट्रलाइज करेगा, शत्रुओं को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि एक पराक्रमी ग्रह दूसरे को पीछे छोड़ेगा। जब गुरु यहाँ पे आएगा तो शुक्र और बुध को निपटने में ही समझ लगाता रहेगा, मंगल बलवान हो गया। दूसरी चीज देखिए, इस कॉम्बिनेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए शनि अपने घर में बैठा है। सेकंड हाउस, जो कि नफरत की वाणियां फैला सकने वाले लोग हो सकते हैं, उनका स्वामी
उनका स्वामी क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का है। सूर्य को भी शनि न्यूट्रलाइज करके बैठा हुआ है ताकि कोई भी वैमनस्य का भाव पैदा करने वाली ताकतों को भी कोई तवज्जो ना मिल सके। तो ये जो कॉम्बिनेशन है चंद्र कुंडली के लिहाज से देखा जाए, ये अगेन एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाएगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि शनि जो कि एक परिवर्तन दिखा रहा है वो अपने ही अष्टम में बैठा हुआ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। दूसरी तरफ से कुंडली के अंदर शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन, जब इस कुंडली को देखेंगे तो शुक्र और बुध के कॉम्बिनेशन को कैसे समझेंगे? देखिए, पराक्रम भाव का स्वामी होता है बुध, 12वें भाव का स्वामी होता है बुध, वो संबंध बना रहा है चौथे भाव के और लाभ भाव के स्वामी से, यानी कि देश की जनता का पराक्रम जो है वो भी बढ़ा हुआ है। और 12वें से अगर आप खर्चे देखते हैं तो 12वें से आप चैरिटी भी देखते हैं, ठीक है। तो चैरिटी की थॉट प्रोसेस और 11वां लोगों से जुड़ने की थॉट प्रोसेस, ये भी बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ती नजर आ रही है। और इन दोनों कॉम्बिनेशन को अकेला मंगल जो कि केंद्र त्रिकोण का राज्योकारी ग्रह है वो जुड़ के आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब ओवरऑल सिचुएशन को लगन कुंडली के समतुल्य देख लें तो नवांश की स्थिति ये है और आपके जन्म कुंडली में यानी कि भारत की जो जन्म कुंडली उसकी स्थिति ये है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? देखिए, चंद्रमा जिसकी महादशा चल रही है वो एक तरफ से हमारे फर्स्ट हाउस को प्रभावित कर रहा है जिसकी वजह से मटीरियली चीजें बनती नजर आ रही हैं। दूसरा, यही चंद्रमा का प्रभाव हमारे पंचम को प्रभावित कर रहा है। लोगों के अंदर पंचम जो है वो है मंत्र शक्तियां। तो ज्यादातर देश के अंदर के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मंत्र शक्तियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उपासनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो शुक्र जो है वो नवांश में आखिरकार लगन के अंदर बैठा है। तो भारत अपनी ऐसी छवि आज पैदा करेगा जो कि पूरे विश्व को एक साथ देखने को मिलेंगी। तीसरी कंडीशन देखें, बुध की स्थिति जो है वो सुख भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। और इसका सुख भाव में बैठना काफी हद तक चीजों को न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि केतु जो कि दूसरे धर्म ईसाई को दर्शाता है उसको यहाँ पे बुध बैठ के न्यूट्रलाइज करेगा। केतु जिसके साथ बैठ जाएगा वो उसके तरीके से जुड़ जाएगा। तो एक तरीके से बुध की जो कि पंचमेश है उसकी स्थिति यहाँ पे केतु को भी न्यूट्रलाइज करेगी, ठीक है। जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था भारत की लगन कुंडली में केतु एक ऐसा ग्रह है जो सप्तम पे आके बैठा है। कुछ ऐसे जो कि पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं जो मिशनरीज के नाम पे भारत को उसकी पहचान मिलने से दबाते हैं, तो उनको भी न्यूट्रलाइज करने की ताकत आज बुध का प्रभाव इसको दिखा रहा है। बुद्ध क्या है हमारे लिए? हमारी बुद्धि है। ये हमारी ही बुद्धि प्रभाव है कि विदेशों के अंदर आज हम इस ताकत के साथ जुड़े हुए हैं कि लोग हमारी तरफ मुड़ रहे हैं। तो बुद्ध का ये प्रभाव केतु के उस प्रभाव को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करता नजर आ रहा है। इसके बाद देखें तो मंगल अगेन पंचम से जुड़ता नजर आ रहा है जो कि भक्तिमय वातावरण को बढ़ाने या बनाने की कोशिश कर रहा है। इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर जब हम देख रहे हैं तो हमारे सुख भाव का स्वामी होकर सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं 9th हाउस, जिसे हम कहते हैं धर्म के हायर नॉलेज को, उसकी तरफ एक नए धर्म से जुड़ना या अपने एक नए नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यही सूर्य नवांश में लाभ दोस्तों को बढ़ाने की कोशिश करता नजर आता है। तो ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में अगर हम चीजों को देख रहे हैं तो दशाओं के अंदर हमारे को इस समय जो दशाएं चल रही हैं उसमें से शुक्र बुध इन दो दशाओं का और फिर राहु जो कि हमारी लगन कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र का प्रतिनिधि करता है, उसको साथ में लेके चलने की कोशिश पॉजिटिव है। जिस समय अवधि में यह चीज होगी उस समय अवधि में जो होरा काम करेगा भारत के ऊपर और स्पेसिफिकली अयोध्या पे लोग होरा काम करेगा वो होरा भी बुध का ही होगा। इसलिए पंचमेश पूर्व पुण्य का जो हो रहा है वो अब भारत को इस समय कहीं ना कहीं मदद करता नजर आएगा जिस समय पर यह प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, ठीक है। जो एक्चुअल पूजा पाठ का ड्यूरेशन होगा वो अभिजीत मुहूर्त होगा। अभिजीत मुहूर्त एक स्पेसिफिक स्पेशल मुहूर्त होता है जो कभी भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उस मुहूर्त को भी भारत के अंदर कब यूज किया गया है? बुध हमारे पंचमेश, पंचम क्या है? प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए पंचम क्या है? हमारी बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए पंचम क्या है? हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इस होरा को इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम पंचमेश का होरा देखते हैं तो पंचम से हम संतान देखते हैं, पंचम से हम अपना बुद्धि ज्ञान देखते हैं, पंचम से हम अपनी मंत्र शक्ति देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर होरा को यूज करके भारत एक चीज को बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि हम अपनी चीजों को बढ़ाते हुए भी लोगों के अंदर भारत की जुड़ी हुई चेतनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए होरा का पूरा सपोर्ट इस समय अवधि में हमारे साथ है। अब होरा के स्वामी को देख लीजिए। होरा का स्वामी है बुध। बुध की स्थिति को देखेंगे तो वो अष्टम में बैठा है। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिनको ध्यान रखिएगा। जो भी ग्रह राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, असुरी प्रवृत्ति के होंगे, वो 6, 8, 12 में
बलवान होकर अपने रिजल्ट्स को करने में सक्षम हो जाएंगे। इसमें से एक होता है शुक्र, 12वें में काम करने की ताकत रखता है। एक होता है बुध, 6ठे में काम करने की ताकत रखता है। 8वें में शुक्र और बुध 50% तक काम करने की ताकत रखते हैं। 8वें में सबसे ज्यादा पावरफुल होकर अगर कोई ग्रह काम करता है तो वो शनि काम करता है। तो इस लिहाज से शुक्र और बुध 50-50 मिलकर 100 हो रहे हैं, जो अष्टम में काम कर रहे हैं। होरा बुध के हवाले है, यानी उस ड्यूरेशन के अंदर पूरी पावर कंट्रोल बुध के हवाले है, जो कि इस रिजल्ट को कन्वर्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारी छवि का स्वामी है, दसम का स्वामी है शनि, वो शश नाम का एक महापुरुष राजयोग बना रहा है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से भारत एक नई उदय की तरफ आगे बढ़ रहा है। बाकी के जितने भी धर्म पंथ हैं वो आपको 2026 तक किसी ना किसी प्रकार के युद्ध में निपटते उलझते नजर आएंगे। क्यों? आने वाले भविष्य में 2025 और 26 में जब राहु शनि आपस में मिलेंगे और जब जब मंगल का प्रभाव इनके साथ जुड़ेगा तो सैन्य कार्रवाइयां दुनिया के अंदर बढ़ती नजर आएंगी। ठीक है, राहु मुस्लिम देशों को दर्शाता है और केतु जो है वो क्रिश्चियन देशों को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं केतु जो है अभी वो काफी दूर है। इस कारण से एक तरफ से आप देखोगे तो राहु जो है वो यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो अपने आप को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है इजराइल और यूक्रेन वॉर के बाद से। दूसरी तरफ अगर हम समझने की कोशिश करें तो केतु यानी कि जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो इस समय थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होकर डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी आपस में एकजुट नहीं रह पा रहे। तो आगे जो समय होगा जब राहु शनि और मंगल के प्रभाव होंगे तो ये फिर एक प्रकार से युद्ध स्थितियों को हमेशा दर्शाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2025 और 2025 के आगे की स्थिति को भी अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो शनि की मौजूदगी कहीं ना कहीं हमारे दसम में 2025 तक है और 25 के आगे जब वो गुरु के उसमें जाएंगे तो गुरु भी लगन में आ जाएंगे, जो कि एक तरीके से नई शुरुआत भारत को अभी दे रहा है और अगले कम से कम 5 सालों तक एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत प्रदान करता नजर आएगा, जब तक कि शनि नीच राशि अवस्था में नहीं जाएगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो परिवर्तन की स्थिति पैदा हो रही है शनि के दम पे भी हो रही है। भारत अपनी छवियों को डेवलप करता नजर आ रहा है, जो यहां से लेकर नेक्स्ट 2.5 ईयर से आप ये समझ लीजिए 2027 तक अमूमन ये स्थिति भारत को एक तरफा फेवर करती नजर आएगी। धन्यवाद।